जय हिंद सभी छात्रों को। और मैं देवेश आपके बीच एक बार फिर से कुछ बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्ज़ाम 2022 और प्रैक्टिस क्लास का सेशन नंबर 6। आज हम लोग कुछ बातों पे बात करेंगे, कुछ विशेष प्रश्नों पे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिलहाल पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हो सकता है मे भी आपने पीछे रिवीजन किया हो, आज कुछ नई बातें हम लोगों को मिल जाए तो देख लेते हैं उस प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने रखा हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। पहली बात, कहाँ स्थित है उससे पहले हम ये जान लें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किस व्यक्ति से है और यूनिटी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यूनिटी शब्द का अर्थ होता है एकता। यूनिटी शब्द का अर्थ होता है एकता। अब एकता का मानक जो है यहाँ पे सरदार पटेल से क्यों लिया गया, तो हमको पता है कि आज़ादी के पहले भारत में लगभग 562 के आसपास देसी रियासतें थीं। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन जो वो देसी रियासतें थीं उनके राजा एक लोकतंत्र, एक झंडे, एक शासन व्यवस्था के नीचे आने को मंजूर नहीं थे। तो सरदार पटेल और उस समय होम सेक्रेटरी बीपी मेनन साहब ने मिलकर के काफ़ी रणनीतिक तौर तरीके से किसी तरीके से उन रियासतों के राजाओं को समझाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उनको ला करके जोड़ा। तो यानी एकता का मतलब भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने का जो मेन श्रेय है वो सरदार पटेल जी को दिया जाता है। और इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता ये सरदार पटेल से संबंधित है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात, इसकी ओपनिंग कब हुई थी। इसकी ओपनिंग कब हुई थी? 31 अक्टूबर सन 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को इसकी ओपनिंग हुई थी। 31 अक्टूबर की डेट को ही क्यों हुई थी? क्योंकि सरदार पटेल की उसी दिन जयंती पड़ती है और जिस दिन को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगली बात, किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था? किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी का। L&T, लार्सन एंड टर्बो, दो भाई हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, पूरे लखनऊ का, जयपुर का, बहुत सारे जो भारत के बड़े मेट्रो शहर हैं जहाँ पे मेट्रो का वर्क हुआ है, यानी कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉरेन की, जो कि भारत में कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा बिजनेस देखती है। L&T, लार्सन एंड टर्बो, दो भाई हैं, इनकी कंपनी ने इसको बनाया। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? राम बी सुतार ने। किसने तैयार की थी? राम बी सुतार ने डिज़ाइन तैयार की थी। बनाया किसने था? L&T ने। ओपनिंग कब हुई? 31 अक्टूबर 2018 को। अब प्रश्न ये आता है कि स्थान कौन सा है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो अगर गांव की बात करें तो केवड़िया गांव है, अगर ज़िले की बात करें तो नर्मदा जिला है, और अगर राज्य की बात करें तो गुजरात, यानी गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे एक काम करे, अगर वो आपसे कह दे स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन सारी बातों के अलावा वो पूछ ले कि किस आइलैंड पर स्थित है, कोई द्वीप होगा। अगर नदी है तो ज़रूर कोई द्वीप होगा, क्योंकि जहाँ पे नर्मदा नदी है वहीं के आसपास ये स्थित भी है। नर्मदा जिला भी लगता है उसी नदी के नाम पे, और उसी के आसपास ही सरदार सरोवर परियोजना भी स्थित है। द्वीप कौन सा है? किस द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो अगर द्वीप की बात करेगा तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, उस द्वीप का नाम है साधु बेटका द्वीप। किस द्वीप पर स्थित है? साधु बेटका द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब बात आती है ऊंचाई की कितनी। अगर मीटर में कहेगा तो 182 मीटर, और अगर फिट की बात करता है तो 597 फीट ऊंचाई होगी। लागत कितनी है? अलग अलग बातें दी गई हैं विकिपीडिया पे। 2700 करोड़, कोई 2900 के ऊपर जाता है, कोई 3000 करोड़, एग्जैक्टली 2700 करोड़ रुपए, जो कि अथेंटिक है विकिपीडिया के अनुसार। तो हमने आपके सामने ये डाटा रखा है। कुछ लोगों का कहना है 2918 करोड़, कुछ का कहना है 2938 करोड़। फिलहाल 2700 करोड़ रुपए के आसपास लागत आई थी। अब बात करते हैं
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। दूसरा है भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, एक नई प्रतिमा बनाई गई। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ, पहली बात तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझ लेते हैं। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। सरदार पटेल ने एकता का काम किया, तो अगर इक्वलिटी का संबंध संत रामानुजाचार्य से है, और संत रामानुजाचार्य एक वैष्णव संत थे जो कि 11वीं सदी के आसपास थे, ऐसा का क्या कार्य इन्होंने किया था जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का संदेश देती है? इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा को करने के पूर्व पहले ये चेक कर लेते हैं कहाँ है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। जो है ये हैदराबाद में, हैदराबाद यानी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद। दरअसल आंध्र प्रदेश की राजधानी आने वाले समय में अमरावती बनाई जाएगी। सन 2014 में ये बात हुई थी कि 10 सालों का वक्त चाहिए, क्योंकि राजधानी डेवलप करने के लिए कुछ समय मांगा गया है। तो अमरावती का भी विकास चल रहा है, क्योंकि राजधानी वहाँ बनाई जाती है जहाँ पे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट, जुडिशरी, पार्लियामेंट बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस स्टेट में है तो ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो एक राजधानी के अंदर, तो अभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जब तक नहीं डेवलप होता है तब तक हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है। लेकिन अभी जिस क्षेत्र में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है वो 100% तय है कि वो तेलंगाना का ही इलाका रहेगा। दूसरी बात, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का संबंध किससे है? तो संत रामानुजाचार्य से। अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई है 216 फीट। अच्छा, किससे बनी है ये? पंचधातु से। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे बनी है? लोहे से। ये आयरन से बनी है। फटने भी लगी है, अभी आजकल अखबारों में पता चल रहा है कि सरदार पटेल फटने लगे हैं। ज़्यादा ताकतवर, बहुत सारे यहाँ पे देसी रियासतों के राजा थे, आपस में मिलकर खींच रहे होंगे। फिलहाल वैसे भी डॉलर की हालत ठीक नहीं चल रही है, 80 के पार जा रहा है और सिलेंडर 1000 के ऊपर निकलने वाला है। और आजकल तो पता चल रहा है दूध, दही, क्रीम पर भी GST अब लगने वाली है, क्या लगी गई है। तो फिलहाल ये देश है, सन 2014 के आसपास मैनिफेस्टो में क्या बोला जा रहा था और अभी क्या दिख रहा है, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो पंचधातु से बनी है। 5 धातुएं कौन सी हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और आयरन यानी लोहा। इन 5 धातुओं को मिला करके स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया है और 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब बात आती है संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य 11वीं सदी के वैष्णव संत थे। अब इन्होंने काम क्या किया? दरअसल इनका काम क्या था कि दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता था और इनका नारा था वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा ब्रह्मांड सभी व्यक्तियों का है और एक इस ब्रह्मांड में सभी व्यक्तियों को सब कुछ करने का हक है। अब दलित समुदाय का व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता। इन्होंने बड़े बड़े मंचों से इस बात को उठाया। तो इन्होंने क्या किया? इक्वलिटी यानी समानता, सभी को समानता का अधिकार मिले। जैसे अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? समानता का अधिकार। तो उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक वही रामानुजाचार्य ने 11वीं सदी में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि भैया, दलित समुदाय के व्यक्तियों को भी मंदिर में आने का हक है, उनको भी समाज में उठने बैठने का हक है, उनको भी बाहर निकलने का हक है। तो उन्होंने समानता की बात की थी, इसीलिए उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्हीं के नाम पे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यहाँ भी मोदी जी पहुँच गए थे, यहाँ भी मोदी जी पहुँच गए थे। बात करते हैं यहाँ पे। फिलहाल उनका ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे फीता काटना है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। बस एक जगह है जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके लिए अफसोस। अब बात करते हैं आगे स्टैचू ऑफ नॉलेज की। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान, तो ज्ञान किसके अंदर था? बुद्ध के अंदर। और बुद्ध का चेला कौन था? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नॉलेज कहाँ है ये प्रतिमा? लातूर जिला। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और प्रतिमा किसके नाम से है? भीमराव अंबेडकर के। प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। और ऊंचाई कितनी है? 70 फीट ऊंचाई है। अब अंबेडकर साहब के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। संविधान के अंदर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। एक किताब तो उन्होंने 1940 में ही लिख दी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तब तो पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। तो इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हरिजन समुदाय को, दलित समुदाय को लेकर के उन्होंने, और उनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि, इसके अलावा मुंबई में भी एक है
बात करते हैं अगली प्रतिमा की। अगली प्रतिमा का नाम लिखा है स्टैचू ऑफ पीस। और पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति या धैर्य। पीस का मतलब शांति। अब स्टैचू ऑफ पीस का संबंध किससे है, किस व्यक्ति से? आचार्य विजय वल्लभ सूरी, जैन धर्म से संबंधित थे, ये जैन गुरु थे। कहाँ है ये स्टैचू ऑफ पीस? पाली राजस्थान में। प्रतिमा का संबंध आचार्य विजय वल्लभ सूरी से। और ऊंचाई कितनी है? 151 इंच। ध्यान रखेंगे, यहाँ फीट और मीटर की बात नहीं है, बहुत छोटी प्रतिमा है, 151 इंच की है। और कितने किलोग्राम की? 1300 किलोग्राम की। 1300 किलोग्राम की। लेकिन एक बात है, बैठने की मुद्रा में ये प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा की एक खासियत है कि ये प्रतिमा बैठने की मुद्रा में है। और बैठने की मुद्रा में थाईलैंड में एक बुद्ध की प्रतिमा है। पहले नंबर पे दुनिया में थाईलैंड में एक बुद्ध की प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है बैठने की मुद्रा में। थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा पहले नंबर पे है और बैठने की मुद्रा में ये पूरे विश्व की दूसरे नंबर की प्रतिमा है। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पर बैठने की पूरे विश्व में यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। प्रतिमा आचार्य विजय वल्लभ सूरी। अब विजय वल्लभ सूरी के बारे में देख लेते हैं। विजय वल्लभ सूरी एक जैन आचार्य थे। काम इन्होंने क्या किया था? पीस की बात कहाँ से आई? पीस की बात इसलिए आई क्योंकि जब 1947 की आज़ादी का समय आया तो पाकिस्तान में जैन धर्म के जो लोग बच गए थे उनके ऊपर भी उनको डर था कि प्रताड़ित किया जाएगा, मारा जाएगा। तो उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष विमान भी इनके लिए भेजा गया था कि आप चले आइए। लेकिन ये छोड़ के भागे नहीं। इन्होंने कहा नहीं, जब तक एक एक जैन को मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल लेता तब तक मैं पाकिस्तान छोड़कर जाऊँगा नहीं। और फिर बाद में ये खुद पैदल आते हैं और गुजरात पहुँचते हैं, चूँकि इनका जन्मस्थान भी गुजराती था, वल्लभी ज़िले के आसपास। वल्लभी ज़िले के आसपास, इसीलिए इनके नाम के साथ वल्लभ शब्द लगा है। वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। ठीक, तो इसके अलावा एक खास बात यह है, आने के बाद इन्होंने भारत में खादी वस्त्र उद्योग को, खादी पहनने को, खादी को काफ़ी बढ़ावा भी दिया था। वोकल फॉर लोकल का नारा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी दिन दिया था कि वोकल फॉर लोकल में साधुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे भी कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के नज़र से अगर हम देखेंगे तो ये प्रतिमा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक हम आपके बीच में लेके आए, जो भी था, लेकिन जैसा भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। बाकी उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। और अभी एक चीज़ और ख़ास बात, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है जो कि पेड ग्रुप है। ज़्यादा फीस नहीं रखी है उसकी, 200 रुपये मंथली मैंने रखी है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको पिछले वीडियोज़ में भी दे चुके हैं, आगे भी देते आए हैं। तो बाकी सभी छात्रों को जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।